नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। तो आज हम करेंगे साइंस का क्लास 10 का प्रैक्टिस पेपर। पेपर नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व है, तो हम पेपर 2 से शुरुआत कर रहे हैं और पेपर 2 में आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए। तो एक बच्चों देख लेते हैं कि सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको है, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। पैटर्न ऐसे होता है कि पहले एमसीक्यूज आएंगे, तो पहले एमसीक्यूज क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज। अब ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज खट्टा होता है ना, तो जहाँ पर भी खट्टी चीज़ होती है ना तो वहाँ पे होता है सिट्रिक एसिड। क्या हो गया बेटा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नज़दीक से नज़दीक, आप जैसे बुक है तो आप कितना नज़दीक देख पाओगे, 25 सेंटीमीटर का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स मतलब कि फूड हो गया। अब फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम है ना, फ्लोएम। अब फ्लोएम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर सीव सेल्स होंगे, सीव कंपेनियन सेल्स होंगे, सीव ट्यूब्स होंगे, ये होता है ना। तो देखो, ट्रैकिड और वेसल तो जाइलम में होता है, तो साफ साफ क्या आ गया यहाँ पर, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस बेस पे काम करता है, तो वो काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तब जाके वो उसको ब्रेक डाउन कर लेता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। नेक्स्ट, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एमिट्स रेज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और वो सब डायरेक्शन में अपने रेस को एमिट करता है। कंसीडर वन रे दैट द ऑब्जेक्ट एमिट्स विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें से हम लोग एक रे को कंसीडर करते हैं और वो रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। सिलेक्ट द पॉइंट इन द फिगर अबव थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे पासिस। अब आप बताइए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकल पॉइंट से, फोकस से। ठीक है, तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, फोकस से करेगी। इसके लिए ऑप्शन क्या आ गया, ए हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में हम लोग करते हैं, लेंस का पावर है ना तो डायोप्टर में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का पावर होगा, ठीक है, या एनर्जी का पावर होगा तो वो वॉट में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंडक्ट सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मेंडल और कोई नहीं। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला ऐसा होता है ना, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो स्क्वायर किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिक करंट के, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड विद अ डैश फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन है। ठीक है, तो सॉरी ब्यूटेनॉन, अच्छा मैं क्या सॉरी नॉन है ना, तो ONE किसके फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, कीटोन का। ठीक है, तो क्या आ गया, कीटोन। मतलब ये पूछ रहा था कि ब्यूटेनॉन जो है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कीटोन। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए बताएंगे, ब्लैंक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं हमारे पास। क्या है ट्रू फॉल्स, लेट्स सी। अ मायोपिक पर्सन हैज़ अ फार पॉइंट नियरर देन द इन्फिनिटी। अ मायोपिक पर्सन हैज़ अ फार पॉइंट। ठीक है, अब एक मायोपिक पर्सन है, मायोपिक का मतलब क्या होता है, जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर है। अब वो कह रहा है कि एक मायोपिक पर्सन है, ठीक है, और वो कितना दूर तक देख सकता है, कह रहा है कि वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। अगर वो इन्फिनिटी तक या उसके आसपास देख सकता है तो वो तो हेल्दी है ना, फिर तो उसको मायोपिक प्रॉब्लम है ही नहीं। मायोपिक का मतलब ये होता है कि दूर का नहीं दिखाई देना। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, द एक्वस सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 5 इज एसिडिक। 1 to 7 में एसिडिक आता है ना, यस ट्रू। सोल्डर
एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फॉल्स। ठीक है, तभी तो वो जल्दी से क्या बोलते हैं, पिघल जाता है और वेल्डिंग का काम करता है। इन मेल वाई क्रोमोजोम स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। यस ट्रू, वाई क्रोमोजोम की साइज कम होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू कंडक्ट सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अभी अभी हमने देखा, कौन है बेटा? मेंडल। ठीक है, ये कलर आ रहा है ना नज़र? ठीक है, फिर से लिख देती हूँ मैं, मेंडल। नेक्स्ट, हु एम आई एम यूज टू मेक फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब। बल्ब के फिलामेंट्स में क्या यूज होता है? टंगस्टन। ठीक है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैक एट द पुबर्टी इन बॉयज? वाई क्रोमोजोम। अच्छा सॉरी, विच हार्मोन, हार्मोन तो ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फाइंड एंड राइट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। थीटा एंगल ऑफ डेविएशन, सही बात है। आई के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई के लिए एंगल ऑफ एमर्जेंस आना चाहिए, यहाँ पे है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये वाला पॉइंट गलत है। ये वाला पेयर जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। एड्रेनालाइन ग्लैंड, एड्रेनालाइन ग्लैंड कहाँ पे अवेलेबल होता है? एट द टिप ऑफ द किडनी। ठीक है, पेंक्रियास स्टमक के नीचे होता है, बिलो द स्टमक। ठीक है, चलिए प्राइमरी कंज्यूमर, देखो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स, फिर मतलब प्लांट्स, उनको खाने वाले आते हैं हार्बीवरस, उसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये आ गया हार्बीवरस। फिर हार्बीवरस को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वो कौन हो गए? कार्निवरस। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सो आप इसको लर्न कीजिए। क्वेश्चंस थोड़े आपको ऊपर नीचे दिखेंगे। ठीक है, आई कांट टेक द नेम ऑफ द बुक, आप समझ चुके होंगे किस बुक से ही हमने लिया है, तो ये प्रैक्टिस पेपर वही है। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख जाएंगे, क्वेश्चन सारे के सारे सेम ही है, बस थोड़ा शफल है, तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इनको। बच्चों, जैसे आपने देख लिया कि हम लोगों ने साइंस का क्लास 10 का प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन बी। तो इसके अंदर हम लोग बड़े अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर्स को समझेंगे। समझिएगा ज़रूर, आपको ईजी रहेगा। बच्चे सिर्फ क्या कर लेते हैं, पॉज करके लर्न करना शुरू कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिए, समझिएगा। बिकॉज जब हम समझाते हैं तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग बात करते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लस आप जब एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो यही सारी आवाज़ आपके दिमाग में गूंजेंगी। ठीक है, तो एक बार समझिएगा, फिर आप इसको लर्न करने बैठ जाइएगा। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स दूँ, कोई फैंसी वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है मैंने। कोशिश मेरी यही है कि आप एक बार उसको रीड करेंगे ना, तो आपको सारा का सारा आंसर ऑन द स्पॉट लर्न हो जाएगा। दूसरी बार में तो कम्प्लीटली बिना कोई दिक्कत आप उसको लिख भी पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है, और यही चीज़ आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको आंसर उतने ईजी लग रहे हैं जितना मैं सोच रही हूँ। चलिए, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is used for the whitewash of the walls of the house carried out। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है भाई, वाइट वॉश कैसे कैरिड आउट होता है, उसका केमिकल प्रिपरेशन बताना है। देखो बेसिकली वाइट वॉश के लिए हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं लाइम वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, दैट मीन्स कि CaOH ट्वाइस इज़ यूज फॉर द वाइट वॉशिंग द वॉल्स। ठीक है, तो एक्चुअली होता कैसे है, बेसिकली हम लोग ना चूना यूज़ करते हैं। ठीक है, चूना होता है क्विक लाइम, जिसको अपन बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, और उसको फिर लगा देते हैं हम लोग दीवार पे। ठीक है, तो जो पानी में डिज़ोल्व करते हैं उस टाइम पे जो रिएक्शन अकर होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कंपाउंड बन जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम कहते हैं,
ठीक है। इसको पानी में रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, स्लैग्ड लाइम, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको दीवारों पे थोपा जाता है वाइट कलर के फॉर्म में। अब बेसिकली क्या होता है ना बेटा कि जब ये लाइम वाटर को हम लोग अप्लाई करते हैं दीवारों पे, जब हम लाइम वाटर को अप्लाई करते हैं दीवारों पे, तब ये CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ जो हमारे हवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस जो है वो धीरे 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 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेसिकली एक तो शाइन देता है दीवारों पे, और दूसरी बात वो कलर को उसमें जमा देता है, चिपका देता है। इसके लिए अब जब देखो बारिश गिरती है या पानी वानी होता है तो ऐसे कलर बहता नहीं है, ठीक है, निकलता नहीं है, तो उस कलर को मजबूत बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करने पे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो वो क्या बन जाता है बेटा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और पानी मॉइस्चर के फॉर्म में वेपोराइज हो जाता है। तो ये पूरा तरीका होता है दीवारों पे वाइट वॉश करने का। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, देखो बेटा केमिस्ट्री में मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊं, जितना ज़्यादा आप केमिकल रिएक्शन पे ध्यान दोगे ना उतना आप फुल मार्क्स गेन करोगे। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब एक टीचर इतने सारे पेपर्स चेक करेंगे, ठीक है, 7-8 लाख पेपर्स होते हैं, तो चलो भाई जब वो टीचर समझो कि एक दिन के अंदर उनको 100 जितने पेपर चेक करने को आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या टीचर 100 के 100 पेपर इतना ज़्यादा बारीकी से रीड करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। ठीक है, वरना वो टाइम पे पेपर्स कंप्लीट भी नहीं होंगे, बिकॉज टारगेट भी तो ख़त्म करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, अच्छा बच्चे ने रिएक्शन लिखा है, मतलब बच्चे को सब आता है, रिएक्शन में बैलेंसिंग अच्छे से की, मतलब होशियार है, तो आपका स्टेटमेंट इतना कोई रीड करेगा ही नहीं। तो केमिस्ट्री में अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं ना, मार्क माय वर्ड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे ही ध्यान देना है। हो सके ना तो केमिकल रिएक्शंस को 10-10 बार लिखो जब तक लर्न नहीं हो जाता है। यही काम आने वाला, और कुछ काम नहीं आएगा केमिस्ट्री में बम फोड़ने के लिए, ध्यान देना। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मेरी एडवाइस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, केमिस्ट्री में अगर आपको रिएक्शन लाना है तो स्टेटमेंट आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। केमिस्ट्री है ना, उसमें थोड़ी हमको डिटेल में कोई लिखना होता है, हमें तो बस जो रिएक्शन है वही बताना होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द नॉन मेटल्स विच एग्जिट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो सॉलिड में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, लिक्विड के अंदर ब्रोमीन, ये तो उसका एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, और गैसेस के अंदर कोई भी लिख दो ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, जितनी गैसेस है वो नॉन मेटल्स में आ जाती हैं। डन, इतना सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, देखो ऑटो मतलब क्या होता है, ब्रूम ब्रूम वाला ऑटो नहीं, यहाँ पे ऑटो का मतलब है सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ, ठीक है, खुद बनाते हैं, खुद न्यूट्रिशन को जनरेट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फूड को अगर आपको सिंथेसाइज वर्ड बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा है तो प्रिपेयर लिख दो। ठीक है, फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अगर आपको इनऑर्गेनिक वर्ड नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो, फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, हम तो सीधा मतलब एप्पल देखा तोड़ के खा लिया, बात खत्म। ठीक है, हम थोड़ी बनाने जा रहे हैं एप्पल को, तो इसके लिए फूड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग ऑटोट्रॉप से ही ले लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये फूड जो है फिर एंजाइम्स की मदद से उसको तोड़ा वोड़ा जाता है पेट के अंदर। नाउ यू नो द चैप्टर नंबर 6 ना, 5 लाइफ प्रोसेस ना, आपको बताइए। इसके अंदर क्लोरोफिल की ज़रूरत है, कीवर्ड्स ध्यान दे दो, इसके अंदर क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे और कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे और फंगाई का ग्रुप इसके आ जाता है। यहाँ पे फूड जो है वो जनरली डे टाइम में बनाया जाता है, यहाँ पे तो हमको खाना चाहिए, मम्मी रात को 2 बजे भूख लगी है, जब भी मतलब आपको तो जब मन चाहे आप खाना ले सकते हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हम पूरे दिन में हम हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सब के सब, उनको जब खाना चाहिए उनको मिल जाएगा। ठीक है, अगर गाय घास खाती है तो ज़रूरी उसको सुबह 6 बजे उठकर घास खाना है, वो अभी भी खाना चाहे तो खा सकती है, वो रात को खाना चाहे तो खा सकती है, हाँ, बिकॉज अवेलेबल तो है उसके लिए ग्रास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिफरेंसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अगेन मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बताया है, हाँ, आप खुद ही बिलीव करोगे।
यहाँ पर सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है। पहला पॉइंट क्लियर। एसेक्सुअल में सिंगल और उसमें डबल, मतलब कि मदर फादर। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट से बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। आज आपके घर पे आपकी बहन भाई होंगे तो आप हैं तो एक ही माता पिता के बच्चे हैं ना, ठीक है। फिर भी आपकी शक्ल, आपकी बहन भाई की शक्ल आपसे अलग होगी, तो दैट मीन्स अलग मतलब वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन आता है। क्यों आता है? बिकॉज कि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन्स मिलते हैं आपस में, ठीक है। और वीनो की 2 अलग अलग जीन्स है ना, फादर की फैमिली अलग है, मदर की फैमिली अलग है, उन दोनों के जीन्स हमारी बॉडी में आएंगे तो वेरिएशन तो आना ही है। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उस पर तो होता नहीं है। यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बनते, मतलब कोई सेक्स सेल नहीं बनता है, यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हेरिडिटी मटेरियल का मिक्सचर नहीं होता है। यही एक पेरेंट, कौन सा हेरिडिटी आएगा, उसी का ही तो बच्चे में जाएगा, बच्चे का उसके बच्चे में जाएगा ना, और तो क्या ही है। यहाँ पे भी नो हेरिडिटी मिक्सचर तो होता ही है ना, मैंने अभी भी कहा। तो आपका एक फैमिली है, समझो कि आपके एक पापा एक चाचा हैं घर में, ठीक है। तो पापा चाचा, तो उनकी जो वाइफ हैं, आपकी मम्मी हो गई, आपकी चाची जी हो गई, वो अलग अलग फैमिली से आई हुई है, तो इसके लिए बच्चों में वेरिएशन दिखेगा अपने को। तो ये क्या, ये हेरिडिटी मिक्सिंग हो रहा है ना, ठीक है। सिंपल से। वैसे तो 2 मार्क का है तो 4 पॉइंट्स काफ़ी है, तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उसका फॉर्मूला बताइए और उसका ऐसा यूनिट बताइए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है? इट्स अ सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इन यूनिट टाइम, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर आपको इन यूनिट टाइम नहीं बोलना तो द रेट लिख दो। देखो या तो टाइम लिखोगे या रेट, ये 2 में से कोई एक वर्ड यूज़ करना होता है आपको, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर है ना, ये एक कंडक्टर है, बस का कंडक्टर नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना कंडक्टर। तो ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब समझो कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और तो क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। दैट मीन्स कि I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज, या तो फिर चार्ज लिख दे सिंपल, ठीक, शब्दों में लिख रही हूँ और तो क्या ही है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट, अब देखो बेटा पॉइंट को समझो, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी है, ठीक है। अब क्यू चार्ज हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में, और टाइम किसे मेजर करते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली कूलम अपॉन सेकंड। बट इसके बारे में एंड्री मैरी एम्पियर ने पूरा बताया था। इसके लिए रेदर देन कूलम अपॉन सेकंड हम उनको ऑनर देने के लिए उनकी सरनेम का यूज़ करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है, आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट। तो इसके लिए एम्पियर क्या होगा, मैंने बताया कूलम अपॉन सेकंड। तो एम्पियर क्या है बेटा, कूलम अपॉन सेकंड, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव डिफरेंसेस डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेट करंट। नाउ डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है और ऑल्टरनेट करंट मतलब क्या होता है। सबसे बात करते हैं ऑल्टरनेट करंट की। तो ऑल्टरनेट मतलब AC शॉर्ट फॉर्म में, और डायरेक्ट करंट को DC शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो AC करंट जो होता है ना बेटा, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आप कहीं पर भी हो तो टॉरेंट का पावर आपके घर पे आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ अ AC करंट, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं। DC के अंदर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। मैम कैसे, देखो DC करंट में आपको बताऊँ, जैसे कि लैपटॉप चार्ज करना, मोबाइल चार्ज करना, है ना, तो ये DC करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, वहाँ से लिया और मोबाइल के अंदर करंट गया। तो इसमें लॉस कहाँ पे हुआ, इसमें लॉस ऐसा हुआ कि हमारा मोबाइल जो वो गर्म हो जाता है, तो वो जो एनर्जी है वो हम कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। जो चार्जर है वो गर्म हो जाता है, तो वो एनर्जी ठंडा हो जाएगा। बोलो मैम ठंडा तो हो जाएगा, ठंडा होने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई जिसको हमने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ना। आप एक साइंटिस्ट के तरीके से देखिए तो आप सोचिए कि साइंटिस्ट लोगों का तो ये मानना होता है कि भैया कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी यूजफुल। तो यहाँ पे एनर्जीज जो है वो लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र, ठीक है।
जो AC करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। अपन इंडिया की बात कर रहे हैं तो तकरीबन अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज जितना चलता है, 60 हर्ट्ज कहीं और, अपने यहाँ 50 हर्ट्ज चलता है, ठीक है। DC में ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो DC क्या है यहाँ पर, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। AC जो है वो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है, मतलब कि AC करंट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में वो चेंज होता है। यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्शन है, ठीक, कोई इसके अंदर फ्लो और कुछ नहीं होता है, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसका मतलब वो डिजीज जो एक इन्फेक्टेड इंसान से, एक बीमार इंसान से एक हेल्दी इंसान में जब डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। सो द डिजीज़ विच आर स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, जब दो लोग नज़दीक आते हैं आपस में तो तब अगर एक इन्फेक्टेड इंसान है और तो जो नॉर्मल इंसान है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसमें एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। नाउ गिव रीजंस। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, देखो, अब पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, ठीक है, तो वो डिकेड तो होती नहीं है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल्स हैं दे आर बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ, हम यूज़ करते हैं हमारे क्रॉप्स एंड डिजीज़ को, हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थ्रू द इंसेक्ट्स एंड द पेस्ट, नो डाउट, बट इसका जो अमाउंट है डिजीज़ का, ठीक है, ये दिन बर दिन हम बढ़ाते जा रहे हैं सॉइल में और वाटर बॉडीज़ में, जो गलत है, ठीक है। आज आप कोई भी चीज़ एक्सेस में लेते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए ख़राब है ही है। वो लोग बोलते पानी ज़्यादा पियो, 3 लीटर, उससे ज़्यादा पियोगे तो भैया बीमारी हो जाएगी, ठीक है। मतलब पानी भी अपनी बॉडी में उतना नहीं चाहिए। चाय अच्छी होती है पर एक्सेस में ख़राब होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, एक्सेस इज़ ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। तो अगर हम केमिकल्स का यूज़ एक्सेस में करेंगे तो हमारे सॉइल और वाटर बॉडीज़ के लिए क्या हो जाएगा, ख़राब उसके साबित होगा, ठीक है। फ्रॉम द सॉइल और द वाटर ये प्लांट्स की बॉडी में और फिर हमारी बॉडी में आना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू द फूड चेन, आपको पता है ना, ठीक है। धीरे धीरे लाइक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो उनकी बॉडी में ये जो केमिकल्स है वो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे जब ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो उनके अंदर केमिकल्स का एक्यूमुलेशन, मतलब केमिकल्स का इकट्ठा होना ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि वी आर द लास्ट इन द कैटेगरी ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ह्यूमन बींग्स लास्ट कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि सबसे ऊपर की तरफ, प्लांट से सबसे ऊपर। तो इतना टाइम जब खाना ऊपर की तरफ आता जाता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स कॉजेज द लिथल इफेक्ट्स ऑन द हाई लेवल ऑफ द कार्निवरस एनिमल्स, जैसे मतलब कि बहुत बैड इफेक्ट्स देता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, अब जैसे कि दीज केमिकल्स रीच अप टू द ह्यूमन बींग्स थ्रू द फूड, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इनको हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि जो अपर लेवल वाले ट्रॉपिकल लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इतना हार्म ना हो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके। हमारे पास आना ही है, आप कितना भी बोल दो, कोई कितना भी बोल दे हेल्दी खाना खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दिस आर द थिंग्स जहाँ पे हम थोड़ा सा केमिकल्स का यूज़ प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंप्लीटली आप बोलोगे कि हमें अपने केमिकल जाए नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल, अनटिल एंड अनलेस अगर आप ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, तो जो आजकल के ट्रेंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइसेस दैट यूज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, ये सारे के सारे जो हैं वो डिवाइसेस आप लिख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों यूज़ करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व, ओके। इसके अंदर ये है x और ये है z, ठीक है। अब कह रहा है कि फिगर को ऑब्जर्व करो, कर लिया, आपको आंसर्स 2 क्वेश्चन के कर देते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल पार्ट x एंड स्टेट एनी 2 प्रोसेसेस अकर थ्रू इट। अब देखो x जो है वो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला ओपन हिस्सा है, तो ये पोर जैसा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टोमेटा पोर्स, ठीक है। स्टोमेटल भी लिख सकते हो, स्टोमेटा भी लिख सकते हो।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टोमेटा पोर्स आर द टाइनी पोर्स विच अलाउ, ये क्या करता है, यहाँ पे दो प्रोसेस, सबसे पहले ये एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए मदद करता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, तो ये फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में हेल्प करता है इन द प्लांट्स। दूसरा इसका यूज़ होता है कि एक्सेस वाटर भी यहाँ से निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो गए, एक हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा हो गया ट्रांसपीरेशन, ठीक है। फिर कह रहा है कि जेड को आइडेंटिफाई करो और स्टेट द कंडीशन, कंडीशन बतानी है कि ये क्या है, मतलब जेड के लिए क्या कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं। अब जेड जो है वो बेटा वो है हमारे पास गार्ड सेल्स, ठीक है। जेड क्या है बेटा, गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल का काम होता है, हमने आगे भी देखा था सेक्शन ए में, कि उसका काम होता है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय दीज गार्ड सेल्स, ठीक है ना। तो जब ये गार्ड सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करते, कंडीशन क्या है अभी, कैसे, मतलब इनका बोलने का मतलब है कि बताओ कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। तो जब गार्ड सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली और क्या हो जाता है, दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब पानी को लूज कर लेते हैं तो श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, तो स्टोमेटा पोर्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट, एज शोन इन द फिगर बिलो अ थीन बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ये वाइट लाइट है, ओके, दिस इज द वाइट लाइट। ये इंसिडेंट हो रही है ग्लास प्रिज्म पे और ये स्पेक्टर बना रही है और जिसका रेंज एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। अब क्वेश्चन बता दो। तो कह रहा है कि राइट द फिनोमिनन अकरिंग इन अबव, तो क्या फिनोमिनन, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन मतलब कि वाइट लाइट का स्प्रेड हो जाना, ठीक है। फिर कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द कलर्ड रे एट द एक्स एंड द वाई। एक्स जो है वो वायलेट है क्योंकि बहुत डेविएट हो रहा है, और वाई जो है वो रेड है, ठीक है। तो वाई इज़ अ रेड लाइट और एक्स इज़ अ वायलेट लाइट, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना, आंसर सही दिया ना मैंने आपको। चलिए तो इससे ये एक से प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, ठीक है। आपको इतने इजी आंसर्स और एक बहुत इजी तरीके से आपको बताने जा रही हूँ विद द एक्सप्लेनेशन, बता ही रही हूँ, बताने तो क्या ही जा रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है, तो ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स जो है, क्योंकि हमारे पास ना क्या आता है, वीकली रिकैप आता है। मैं आपको एक बता रही हूँ, वीकली रिकैप आता है। तो वीकली रिकैप में ना आपको ऐसे बताया जाता है कि कितना शेयर हुआ, कितने कमेंट्स हुए, कितने लाइक्स हुए। तो जब वो वीकली रिकैप हम देखते हैं ना, या तक कि वो आता है भाई ये वीडियोस इतनी बार शेयर हुआ है, तो बहुत खुशी होती है कि चलो हमारी मेहनत सफल होती है। तो आप करें, आपको लगा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ना भी करूँ, दूसरे लोग कर लेंगे, बट आपके एक से मेरा काउंटिंग बढ़ जाएगा, ओके। तो बस एक ही गुजारिश है कि सपोर्ट कर लीजिए, रिकमेंड कीजिए मेरा चैनल आपके फ्रेंड्स को, और इस तरीके से आप ऑथेंटिक मटेरियल बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है, मिल जाएगा। क्योंकि बाकी सारे चैनल पे देखा है थोड़ी बकवास ज़्यादा होती है, मैं उतनी नहीं करती हूँ, काम की बात कर ली तो थोड़ी आप लोगों से थोड़ी बीच में, जैसे अभी मैंने बात कर ली, ठीक है, उतना ज़रूर करूँगी मैं, वरना बॉन्डिंग कैसे बनेगी। चलो तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम, द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिव द नेम ऑफ ए एंड मेंशन इट्स कैटेगरी, गिव द नेम ऑफ बी एंड मेंशन इट्स फंक्शन। चलो डायग्राम को देखो, करते हैं ऑब्जर्व, देखते हैं क्या जनाब है। तो प्लांट्स को खा रहा है रैबिट, रैबिट को खा रही है कैट, कैट को खा रहा है वुल्फ, ठीक है। तो ये ए किस कैटेगरी में आएगा, तो ए इज़ अ कार्निवरस, खा रहा है ना उसको, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो कैटेगरी क्या है, तो ये आता है प्राइमरी कार्निवरस एंड लाइक हायर कार्निवरस, ठीक है। तो ये प्राइमरी से हायर की तरफ जा रहा है। अब देखो कार्निवरस तो कैट भी हुआ ना, वो रैबिट को खा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, प्राइमरी कार्निवरस और हायर मतलब कि सेकेंडरी कार्निवरस, ये दो रिलेशन है, तो कैटेगरी में आ रहे हैं यहाँ पर। फिर बात कर लेते हैं बी क्या है। तो देखो यहाँ पे डेड बॉडी है और डेड बॉडी डिकेड हो रही है, और डिकेड होके सीधा CO2 बाहर जा रहा है, मतलब कि ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो बी कैटेगरी जो है वो क्या हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए। फंक्शन क्या है, बॉडी को डिकम्पोज करना और एक्सक्रीटरी वेस्ट को डिकम्पोज करना, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड इन योर होम, ओके, हैज़ अ रेटिंग ऑफ 100 watt। इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दिया हुआ है 100 watt,
ठीक है। एंड रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज भी है हमारे घर पे, रेफ्रिजरेटर, उसका पावर है कितना है 500 वॉट। ओके। इफ़ दिस डिवाइसेस आर ऑपरेटेड फॉर 12 आवर्स पर डे, अगर ये दोनों डिवाइसेस 12 घंटे एक दिन में काम करते हैं, देन व्हाट वुड बी द एक्सपेंस टू रन देम फॉर 10 days एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर किलो वाट आवर। ठीक है, अब इतना नहीं सोचना, सबसे पहले तो मैं यही कर रही हूँ कि देखो मुझे पैसा निकालना है भाई, मुझे कितना बिल पे करना होगा, तो बिल पे करने के लिए इन्होंने कॉस्ट क्या दिया हुआ है 8 रुपये पर किलो वाट आवर। तो पहले तो मुझे इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना होगा। टोटल पहले पावर कर लेती हूँ मैं, ठीक है। टोटल पावर क्या हो जाएगा 100 + 500 दैट इज 600 वॉट, है ना। इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 0.6 किलोवाट, तो मेरा पावर किलोवाट में तो आ गया। ठीक है, अब एक दिन में वो 12 घंटे काम करता है, ठीक है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 day दैट मीन्स 12 आवर्स, कितना है 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना। ओके, और चलो ठीक है रहने दो। तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 72, दैट मीन्स कि 7.2 किलोवाट आवर। ठीक है, आ गया ये। अब ये हमें चलाना है 10 दिन तक, ठीक है, 10 दिन का अपने को देखना है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 days, कितना एनर्जी होगा, तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँ, इसका मतलब कि 72 किलोवाट आवर 10 दिन में इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 8 रुपये आपको पर किलोवाट आवर के लग रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 8 रुपये एक के हैं, तो ऐसे अपने पास 72 हैं। 8 7 ज़ा 16, 1 कैरी 56 70। ठीक है, कितना आ गया बच्चा 576 रुपीज़ हमें पे करने होंगे 10 दिन के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन सी को कवर करते हैं। अच्छे से स्टडी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।